नमस्कार मित्रों, मैं अनिल होता आप सभी का अपने चैनल मल्टीपल चर्चा में पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपके समक्ष अपने एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूं। साथियों, हमारे पिछले वीडियो में हमने 73वें संविधान संशोधन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के ऊपर चर्चा की थी और उस संशोधन के होने तक की यात्रा हमने पूरी कर ली थी। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के विभिन्न पहलुओं पर एक परिचयात्मक विश्लेषण करने जा रहे हैं। साथियों, दरअसल मैंने देखा कि कुछ एग्जाम्स में या कुछ जगह इससे संबंधित इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि इस पर भी एक अलग वीडियो, छोटा सा शॉर्ट वीडियो एक बनाना चाहिए। तो मैंने ये प्रयास किया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी भी लगेगी। तो मित्रों, अपने एक काम करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारे स्मार्ट ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं और उसके माध्यम से इस वीडियो को देखेंगे आगे, ताकि आपको एक फुल स्क्रीन व्यू मिल सके और इससे संबंधित तथ्यों की एक बेहतर समझ बन सके। ठीक है, ओके। तो दोस्तों, हम यहाँ पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की चर्चा कर रहे हैं और पिछले वीडियो में भी हमने इस पर बात की थी कि इस अधिनियम को 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा स्वीकृति दी गई थी और दिनांक 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम लागू हुआ था। तो साथियों, जब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं तो हम इसके एक परिचयात्मक विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस कड़ी में अगर हम देखें तो इस अधिनियम में हमें कुल 4 धाराएं देखने को मिलती हैं। मतलब अधिनियम में कुल 4 धाराएं हैं, जिसमें से धारा 1 में हमको अधिनियम का संक्षिप्त नाम और उसका प्रारंभ देखने को मिलता है, जैसे कि ऊपर हमको दिखाई पड़ रहा है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम एक्चुअल में जो है या जैसा लिखा जाता है ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा है, संविधान ब्रैकेट में 73वां संशोधन अधिनियम 1992, ये इस अधिनियम का नाम है। और जो प्रारंभ हुआ था वो 24 अप्रैल 1993 से यह अधिनियम लागू हुआ था। धारा 2 में हम देख रहे हैं नए भाग 9 का अंतः स्थापन। मतलब इस अधिनियम संशोधन के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था। हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी। भाग 9 जोड़ा गया था, उसमें पंचायतें करके उसको अंतः स्थापित किया गया था। धारा 3 में हम अनुच्छेद 280 का संशोधन देख रहे हैं। अनुच्छेद 280 में संशोधन किया गया था, उसके संबंध में कुछ प्रावधान किए गए थे। और धारा 4 में हम देखेंगे 11वीं अनुसूची का जोड़ा जाना। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इस संविधान संशोधन के तहत। इस पर हम चर्चा पहले कर चुके हैं। तो मित्रों, जब हम धारा 1 की तो चर्चा कर चुके हैं कि उसका संक्षिप्त नाम और जब कब से लागू होगा उसके संबंध में दिया गया था। धारा 2 में जब हम देखेंगे उसमें हमको भाग 9 देखने को मिलेगा, संविधान का भाग 9 का हिस्सा देखने को मिलेगा। उसमें हमको एक तो अनुच्छेद 243 देखने को मिलेगा और उसके साथ ही साथ अनुच्छेद 243 के 15 उप अनुच्छेद देखने को मिलेंगे, यानी कि 243 क, 243 ख, इस तरीके से 15 उप अनुच्छेद देखने को मिलेंगे। इसमें एक छोटी सी बात आपको मैं बताना चाहूँगा। ये 2 चीज़ें आपको दिख रही होंगी यहाँ पर, 243 क, ख, ग, घ, अंग, च, छ बाएं साइड में भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है 243 क, 243 ख, 243 ग। आमतौर पर देखने पर ये समान ही लगते हैं, लेकिन आपको जो बाएं साइड में दिखाई पड़ रहा है वो एक्चुअल में अनुच्छेद 243 है और अनुच्छेद 243 के खंड क, खंड ख, खंड ग, खंड घ, खंड अंग, च और छ, ये अनुच्छेद 243 के खंड हैं। जबकि जो दाहिने साइड में दिखाई पड़ रहा है वो उप अनुच्छेद है, उसमें 243 क, 243 ख ऐसे पूरा लिखा जाता है। और दूसरा एक आपको अंतर देखने को मिलेगा इसमें, अनुच्छेद और उप अनुच्छेद में ये महत्वपूर्ण अंतर होता है। अनुच्छेद के जो खंड हैं वो ब्रैकेट के अंदर रहते हैं, खंड क, खंड ख, खंड ग, घ, अंग, च, छ, ये ब्रैकेट के अंदर रहेंगे जो अनुच्छेद के खंड हैं। और जो उप अनुच्छेद हैं
243 क, 243 ख, ग, घ, अंग, च, छ, ये ब्रैकेट नहीं देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर, और 243 के साथ ही देखने को मिलेगा। या मुख्य अंतर इसमें ब्रैकेट नहीं रहेगा, जबकि अनुच्छेद 243 के जो खंड है उसमें आपको ब्रैकेट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब पहले हम अनुच्छेद 243 की बात करते हैं, जो क से छ तक इसके जो खंड है, उसमें एक्चुअल में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत हमको कुछ परिभाषाएं देखने को मिलती हैं। परिभाषाएं कौन सी? जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, क में, खंड क में जिला को परिभाषित किया गया है। खंड ख में ग्राम सभा को परिभाषित कुछ इस तरीके से किया गया है कि किसी पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत जो ग्राम है उसमें पंजीकृत व्यक्तियों के द्वारा बना हुआ निकाय, इस तरीके से इसको परिभाषित किया गया है। ग में, खंड ग में मध्यवर्ती स्तर के पंचायत को परिभाषित किया गया है, यानी कि जिला और ग्राम के बीच के स्तर के निकाय के रूप में बताया गया है। घ में पंचायत को परिभाषित कुछ इस तरीके से किया गया, ग्रामीण क्षेत्र के स्वशासन की संस्था या ग्रामीण अंचल के स्वशासन की संस्था के रूप में पंचायत को परिभाषित किया गया है। पंचायत के राज्य क्षेत्र के रूप में पंचायत क्षेत्र को भी परिभाषित किया गया है। जनसंख्या को यहाँ जो बताया गया है, जो पूर्ववर्ती जनसंख्या, जो कि तमाम आंकड़े निश्चित हो चुके हैं, उसको यहाँ पर परिभाषित किया है। और एक ग्राम को परिभाषित किया। ग्राम को परिभाषित करने का मतलब कोई ग्राम हो या कुछ ग्रामों के समूह को जो राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, उसको ग्राम के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इस तरह से अनुच्छेद 243 के खंड क से खंड छ तक हम ये कुछ परिभाषाएं देखने को हमको मिलता है, हम देख पाते हैं। अब इधर अगर देखें, उप अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद में तो परिभाषाएं ही हैं। क में जिला है, ख में ग्राम सभा है, फिर ग में मध्यवर्ती स्तर है, घ में पंचायत है, अंग में पंचायत क्षेत्र को परिभाषित किया गया है, च में जनसंख्या को, और छ में ग्राम को परिभाषित किया गया है, जो राज्यपाल द्वारा निर्देशित किया जाता है। अब इधर आगे बढ़ते हैं, उप अनुच्छेद 243 क, इसको पहले हम एक एक करके थोड़ा सा देखेंगे, शॉर्ट में देखेंगे। उसके बाद मित्रों मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, मतलब एक हम सरल तरीके से कैसे याद कर सकते हैं और याद रख सकते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं अनुच्छेद 243 क। यहाँ पर 243 क में हमको ग्राम सभा देखने को मिलता है, मतलब ग्राम सभा, एक ग्राम सभा को ग्राम सभा के गठन करने का प्रावधान यहाँ पर देखने को मिलता है। और एक बात और बता दूं मित्रों में, यहाँ पर सिर्फ हम उसके परिचयात्मक एक विश्लेषण कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे बिंदु ऐसे आएंगे जिसके ऊपर आगे आने वाले दिनों में एक एक अलग अलग डिटेल में वीडियो आपको देखने को मिलेगा। जैसे ग्राम सभा पर एक अलग से वीडियो आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर पूरा विश्लेषण आपको इसके संबंध में आपको सुनने को मिलेगा। ख में पंचायतों का गठन करने का प्रावधान, मतलब उप अनुच्छेद 243 ख में पंचायतों का गठन। ग में पंचायतों की संरचना। घ में हम देख पाते हैं स्थानों का आरक्षण, यानी कि पंचायतें जो गठित होंगी उसमें स्थानों का आरक्षण किस प्रकार से होगा। उप अनुच्छेद 243 अंग में पंचायतों के कार्यकाल के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। 243 च के अंतर्गत हम जो सदस्यता के लिए पंचायत के सदस्यों के लिए निरर्हताएं क्या क्या होंगी उसके संबंध में प्रावधानित किया गया है। और 243 छ उप अनुच्छेद 243 छ के अंतर्गत पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियों के संबंध में यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं, प्रावधान हमको देखने को मिलता है। आगे 243 ज उप अनुच्छेद 243 ज के अंतर्गत पंचायतों द्वारा करारोपण की शक्तियां और निधियां। इसी प्रकार से झ के अंतर्गत वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। इसके संबंध में भी हम पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा चर्चा किए थे। नियम में हम देखेंगे पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, यानी कि ऑडिट, जो भी लेखा संधारित होते हैं वो किस प्रकार से होगा। 243 ट के अंतर्गत पंचायतों के निर्वाचन किस प्रकार से होंगे और निर्वाचन आयोग का गठन किस प्रकार से किया जाएगा।
और निर्वाचन के किस कौन कौन सी प्रक्रिया होगी, ये तमाम प्रावधान उसके अंतर्गत किए गए हैं। इसके संबंध में भी एक, इसमें से जो आप देख रहे हैं इसमें से कई उपअनुच्छेदों पर आपको आने वाले दिनों में एक अलग अलग वीडियो डिटेल में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद उपअनुच्छेद 243 ठ के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों पर इस अधिनियम के प्रवर्तन के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। ड में कुछ क्षेत्रों पर इस भाग का लागू न होना, यानी कि कुछ क्षेत्र हैं अनुच्छेद 244 के खंड 1 और खंड 2, इसके संबंध में भी हम चर्चा करेंगे आगे। कुछ क्षेत्रों में, भारत के कुछ क्षेत्रों में इस अधिनियम के लागू न होने के संबंध में यहाँ पर बताया गया है। उपअनुच्छेद 243 ढ करें तो विद्यमान विधियों और पंचायतों की निरंतरता, इसमें कुछ इस तरह की बातें बताई गई हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं उसके पहले, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पहले जो पंचायतों की जो भी स्थितियां थी वो यथावत बनी रहेंगी जब तक कि कोई, मतलब राज्य शासन या राज्य का शासन का विधानमंडल जब तक कोई अन्य प्रावधान न कर ले या फिर इस अधिनियम का 1 वर्ष न बीत जाए। इस तरीके से हमको कुछ प्रावधान देखने को मिलता है। उपअनुच्छेद 243 अण में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, निर्वाचन, पंचायतों के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप न करने की बात की गई है कुछ शर्तों के साथ। आगे जब हम आगामी वीडियो में जब इसके बारे में डिटेल में चर्चा जब करेंगे उस समय इसके तमाम पहलुओं पर भी चर्चा होगी। लेकिन मित्रों, यहाँ पर एक चीज में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपको बताने जा रहा हूँ कि इन उपअनुच्छेदों को, चूंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने देखा है, इन उपअनुच्छेदों को हम याद रखें कैसे। तो मित्रों, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक तरीका बता रहा हूँ, ये आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। सबसे पहले तो हम ये करें कि ये इसको 2 भागों में मैंने बांटा है, उपअनुच्छेद 243 क से लेकर के न्य तक ये, और उसके बाद फिर जो बाकी के 5 हैं वो आपके अगले स्लाइड में देखने को मिलेगा। ये पहले तो हम 243 क से 243 न्य तक इस प्रकार से अगर हम लिख लें कहीं पर, जब भी आवश्यक पड़े, तो किस तरीके से हम इसका एक सीक्वेंस बना सकते हैं वो आपको मैं बताना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले ये आप देखिए, एक सेंटेंस है, एक वाक्य है। वैसे तो इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं है, कोई विशेष अर्थ नहीं है, बस इस आपको याद रखने का एक तरीका के रूप में मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। जैसे अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ें तो इसमें लिखा है कि ग्राम सभा पंचायतों का गठन करने के लिए एक संरचना तैयार करती है जिसमें स्थानों के आरक्षण का ध्यान रखते हुए एक निश्चित कार्यकाल के लिए योग्य व्यक्तियों को कुछ शक्तियां व अधिकार प्रदान करती है जिससे वे करारोपण करते हैं और उससे प्राप्त वित्त का प्रबंधन करते हुए लेखाओं का परीक्षण करते हैं। ये आपको एक सेंटेंस दिख रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, ये बस याद रखने के लिए एक बनाया हुआ काल्पनिक एक वाक्य है। अब ये काम कैसे करता है, देखिए, अगर इस एक वाक्य को सीधा सीधा अगर हम थोड़ा सा याद रख लें तो ये काम कैसे करता है। आपको अलग से कुछ शब्द दिखाई दे रहे होंगे जो कलर्ड में है और इनवर्टेड कॉमा में है। वो एक एक शब्द, एक एक अनुच्छेद, ये उप अनुच्छेद का को क्रम से ही जमा गया है। हम अगर कहेंगे ग्राम सभा ये पंचायतों का गठन करने के लिए एक संरचना तैयार करती है जिसमें स्थानों का आरक्षण, स्थानों के आरक्षण का ध्यान रखते हुए एक निश्चित कार्यकाल के लिए योग्य व्यक्तियों को यहाँ पर क्यों, हालांकि निरर्हताएं दिख रहा है, निर्योग्यताएं दिख रहा है, लेकिन निर्योग्य नहीं कहा जा सकता, इसलिए योग्य जब आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर योग्यता या निर्योग्यता, अर्हता या निरर्हता की बात की जा रही है। तो ये निरर्हता के बारे में हम करें तो योग्य व्यक्तियों को कुछ शक्तियां व अधिकार प्रदान करती है जिससे वे करारोपण, पंचायतों के करारोपण करते हैं और उससे प्राप्त वित्त का, वित्तीय स्थिति, वित्त आयोग, वित्त का गठन, वित्त का प्रबंधन करते हुए लेखाओं का परीक्षण करते हैं। इस प्रकार से इस सेंटेंस में आपने देखा एक एक शब्द, एक एक जो उपअनुच्छेद के प्रावधानों को बताया गया, उसके क्रम भी आपको देखने को मिलेगा।
एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं तुरंत, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ग्राम सभा पंचायतों का गठन करने के लिए एक संरचना तैयार करती है, जिसमें स्थानों के आरक्षण का ध्यान रखते हुए एक निश्चित कार्यकाल के लिए योग्य व्यक्तियों को कुछ शक्तियां व अधिकार प्रदान करती है, जिससे वे करारोपण करते हैं और उससे प्राप्त वित्त का प्रबंधन करते हुए लेखाओं का परीक्षण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अब उपनुच्छेद 243 ट से लेकर के 243 अण तक हम देखेंगे। इसके लिए एक अलग छोटा सा एक और वाक्य है, आपको सुविधा होगी अगर आप समझेंगे तो। ये वाक्य आपको दिख रहा है, पंचायतों के निर्वाचन संघ राज्य क्षेत्रों में होंगे पर कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे, पर जहां है वहां विद्यमान और निरंतर रहेंगे, इसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये भी एक काल्पनिक वाक्य है, आप समझ गए होंगे, याद रखने के लिए एक तरीका है एक। तो ये किस प्रकार से काम करता है, पंचायतों के निर्वाचन 243 ट, पंचायतों के निर्वाचन संघ राज्य क्षेत्रों में होंगे पर कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे, पर जहां है वहां विद्यमान और निरंतर रहेंगे, इसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये आप समझ गए होंगे किस प्रकार से 243 ट से लेकर 243 अण तक ये जो 5 उपनुच्छेद है, इसमें किए गए प्रावधानों को भी हम इस छोटे से काल्पनिक वाक्य के जरिए याद रख सकते हैं। एक बार फिर पुनः रिपीट कर रहा हूं, पंचायतों के निर्वाचन संघ राज्य क्षेत्रों में होंगे पर कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे, पर जहां हैं वहां विद्यमान और निरंतर रहेंगे, इसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये अभी तक हम धारा 2 की देख रहे थे। धारा 3 में जैसा अनुच्छेद 280 का संशोधन की बात कही गई है, तो मित्रों आपको पता है अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। अगर हम संविधान की बात करें तो 280 के अंतर्गत ही उसमें उसका संशोधन करते हुए राज्यों में भी एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान इस अधिनियम के तहत धारा 3 में किया गया था। और धारा 4 में 11वीं अनुसूची का जोड़ा जाना, आपको पता है 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो 11वीं अनुसूची का जोड़ा जाना, ये धारा 4 में के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, अब इसमें एक चीज मैं आपको, एक महत्वपूर्ण चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में जो 11वीं अनुसूची है, संविधान की 11वीं अनुसूची, जिसमें 29 विषय हैं, हम सभी जान रहे हैं, जो 11वीं अनुसूची है वो एक्चुअल में वही पंचायत राज अधिनियम की 4थी अनुसूची है। आपको दिख रहा होगा, ये एक बार और देख लीजिए, संविधान की 11वीं अनुसूची बराबर पंचायत राज अधिनियम की 4थी अनुसूची। ये अगले वीडियो में जब हम पंचायत राज अधिनियम के संरचनात्मक विश्लेषण की बात करेंगे, तब हम पंचायत राज अधिनियम की धाराएं अनुसूची के बारे में जब देखेंगे तब। लेकिन अभी ये मैं बता रहा हूं कि संविधान की 11वीं अनुसूची बराबर पंचायत राज अधिनियम की 4थी अनुसूची वही है, बराबर। बराबर क्या, उपअनुच्छेद हमारा जो है 243(6) में दिए गए पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां। ठीक है, मतलब ये तीनों चीजें बराबर हैं। चाहे हम संविधान की 11वीं अनुसूची करेंगे तो वही 29 विषय मिलेंगे, पंचायत राज अधिनियम की 4थी अनुसूची देखेंगे तो वही 29 विषय। ठीक है, और उप अनुच्छेद, यहाँ पर उप शब्द शायद छूट गया, उप अनुच्छेद 243(6) में दिए गए जो पंचायतों को जो शक्तियां दिए गए हैं, प्राधिकार दिए गए हैं और जिम्मेदारियां दिए गए हैं, ये भी वही 29 विषय हैं जो 11वीं अनुसूची में है या पंचायत राज अधिनियम की 4थी अनुसूची में है। ओके मित्रों, तो अभी हम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर रहे थे। उम्मीद करता हूं कि आपको तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी और क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह से इससे संबंधित कोई डाउट है या कुछ आपकी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। और साथ ही साथ हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे एक अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।